हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो लिसेंट के निचोड़ का जो सेशन का वीडियो चल रहा है उसका आज हम लोग 8वां सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरुन्निसा बेगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो कौन सुल्तान था जिसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी या लोदी वंश का शासक था और इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हो जाती है। और यहीं सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था और बाद में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का शुरू करने वाले शासक का नाम शेरशाह सूरी था। क्या था? शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय का दर क्या था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय की दर को बताना है आपको। तो यह 64:1 के अनुपात में 64:1 के रूप में थी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो यह कालिंजर में हुआ था, कालिंजर। और यह 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर में। और उस समय कालिंजर का शासक तीरथ सिंह था, तीरथ सिंह था। अगला प्रश्न है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो यह शेरशाह सूरी के ही कथन है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस का स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। किसका स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो यह दिल्ली की किला या कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह, किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो दिल्ली की किला या कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना जो किला है के भवनों का निर्माण किसने करवाया था। तो पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसके युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था। जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था। तो यह कछवाहों के साथ किया था। अगला प्रश्न है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाता था, दर्शन हेतु जाता था। तो यह हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो अकबर ने इसमें से किसको स्वयं मारा था। ऑप्शन है अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर खां और पीर मोहम्मद खां को। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। और बैरम खां कौन था। तो अकबर का संरक्षक था जो 1556 से लेकर 1560 तक इसका संरक्षक रहा था। अगला प्रश्न है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। जो मेवाड़ राजपूताना था वह अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो यह है कि मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन था
वहीं कभी भी आत्मसमर्पण अकबर या मुगल शासक के सामने नहीं किया। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडला की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो यह अकबर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्य न हो? तो यह अकबर ही कहा था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। और अगला प्रश्न है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह वंशबदारी पर। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वंशबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो यह अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपेन दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी अकबर ने दीवान पद जो था या पुनरुपेन दर्जा किस व्यक्ति को दिया था? तो उस व्यक्ति का नाम था मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का पद दिया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जिस वंशबदारी प्रथा को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह मंगोलिया देश से उधार लिया गया था। और अगला प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी। और अगला प्रश्न है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? टोडरमल, तो टोडरमल जो था यह भू राजस्व में टोडरमल ख्याति अर्जित किया था। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैर्तन्य की करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अगला प्रश्न है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईना ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। दहसाल बंदोबस्त या आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह टोडरमल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म था। दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? तो यह किया था 1582 ईस्वी में और एक साल बाद 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत किया था। इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किया। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही का प्रचार अकबर के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण माना जाता है या उदाहरण है? तो यह हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण उपरोक्त में से सभी पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था तो यह अकबर के विरुद्ध हुआ था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो यह निर्माण करवाने वाला इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन है आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सिकरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी आगरा में है। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचमहल। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित क्या करवाया था?
तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल यह आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा यह सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा में। और अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन है? तो यह फैजी हो जाएगा, फैजी के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी का अनुवाद का शीर्षक बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा जिसका हिंदी में युद्धों की पुस्तक होती है, यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था हरिविजय सूरी। और अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना है। यानी मुगल दरबार में, अकबर के दरबार में कौन रहता था? तो दशवंत और बसावन। दशवंत और बसावन अकबर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे। और अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था? तो इसका समकालीन राजा अकबर था। अगला प्रश्न है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो उसका नाम है अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति का नाम था रॉल्फ फिंच, जबकि जॉन हॉकिंस और सर थॉमस रो यह जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? तो यह मिला लिया था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह मानसिंह ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। और अगला प्रश्न है कि दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दो अस्पा और सी अस्पा यह प्रथा थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। और अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले विलियम हॉकिंस को भेजा था, बाद में सर थॉमस रो आया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था जहांगीर ने। और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में आया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। और अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1615 ईस्वी में और जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो यह दिया था अजमेर में। अगला प्रश्न है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस रो। और अगला प्रश्न है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो इसका नाम है फ्रांसिस्को पिलसर्ट। फ्रांसिस्को पिलसर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। और अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार का नाम बताना है, कौन था? तो इसका नाम था उस्ताद मंसूर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो मुगल बादशाह में दो शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक बाबर जो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, यहाँ फारसी भाषा में पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा जहांगीर। तुजुके जहांगीरी या जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है।
और अगला प्रश्न है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में, एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। और एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो गोविंद महल जो है ना यह आपका दतिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह था कंधार। अगला प्रश्न है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविंद्राचार्य, कविंद्राचार्य ने। और अगला प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो था वह अर्जुमंद बानो बेगम था, अर्जुमंद बानो बेगम था। और अगला प्रश्न है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल में। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो यह शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ। अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह ने उपनिषद का जो अनुवाद किया था फारसी में, उस शीर्षक का क्या नाम रखा था? तो इसका नाम रखा था सिर-ए-अकबर। और अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, प्रथम मुस्लिम कौन था? तो यह दारा सिकोह था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो उस व्यक्ति का नाम है ए.एल. श्रीवास्तव। ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया? तो उस व्यक्ति का नाम था शाहजहां। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो दक्कन का गवर्नर रहने वाला शासक था औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक मुगल बादशाह किसका हुआ था? तो यह औरंगजेब का हुआ था। और अगला प्रश्न है कि धर्मट का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो जो धर्मट है ना यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है सुलेमान सिकोह। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? उसका नाम था मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह जय सिंह के साथ। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो यह औरंगजेब को जाना जाता है। और औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? बीजापुर की पर विजय कब प्राप्त की थी? तो यह 1686 ईस्वी में प्राप्त किया था। और अगला प्रश्न है कि बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1686 में जीता था और 1686 में ही साम्राज्य में मिला लिया। और अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह 2 राज्य कौन कौन थे? तो वह 2 राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीत लिया था। अगला प्रश्न है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह हो जाएगा औरंगजेब।
और अगला प्रश्न है कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो जजिया कर भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। उसके बाद जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया। और जजिया कर पुनः किसके शासनकाल में लगा दिया गया, तो यह औरंगजेब के शासनकाल में लगा दिया गया। और औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था जिहाद का अर्थ क्या था, तो जो जिहाद का अर्थ होता था दारुल इस्लामी होता था। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में है और इसको ताजमहल का फुहर नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। इसको ताजमहल का फुहर नकल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो यह औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। जिला, तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सेना का प्रधान कौन सा था। तो सेना का प्रधान मीर बख्शी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को। और अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। तो मुगल सब प्रशासन में जो मुहतसिब था वह लोक आचरण अधिकारी था। और 100वां प्रश्न है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो यह था भू राजस्व। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और यह सेशन कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और सेशन अच्छा लगे तो जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि यह पूरा बुक का करा दिया जाए, पूरा लुसेंट का निचोड़ इसमें जो दिया हुआ है पूरा इसको करा दिया जाए, ताकि आप लोगों का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।